हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वाटर कंजर्वेशन और उसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम ये क्या होते हैं आप लोग इन्हें जानते हैं, बट इनका क्या यूज होता है हमारी डे टू डे लाइफ में और कैसे हम इनको खत्म करते जा रहे हैं, ये आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बनते कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल की। किसकी बात करते हैं? कोल की। कोल एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो किससे बनता है? ग्रेफाइट से बनता है। किससे बनता है? ग्रेफाइट से। इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। और ये क्या होता है? थोड़ा एमॉर्फस होता है। एमॉर्फस का मतलब क्या होता है? एमॉर्फस का मतलब होता है थोड़ा सा पाउडरस फॉर्म में होता है। पाउडर फॉर्म में मतलब जैसे अगर हम चॉक को हाथ में लेते हैं तो चॉक का पाउडर हमारे हाथों पे चिपक जाता है, वैसे ही कोल का भी, कोल को भी जैसे ही हम हाथ में लेंगे तो हमारे हाथ क्या हो जाएंगे? ब्लैक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कोल होता है ये हमारे हाथों पर स्टिक हो जाता है क्योंकि वो पूरा पाउडर फॉर्म में रहता है। ये कोल की प्रॉपर्टीज होती हैं। कोल यूज किसके लिए करते हैं हम लोग? सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं उसको बर्निंग करने के लिए। और बर्निंग करने के बाद जो उससे हीट प्रोड्यूस हुई, जो उससे क्या प्रोड्यूस हुई? हीट। उस हीट को हम यूज करते हैं पानी को गर्म करने के लिए या फिर थर्मल पावर प्लांट्स को चलाने के लिए या फिर थर्मल पावर प्लांट्स को चलाने के लिए। इन चीजों के लिए हम क्या कहते हैं? उसको यूज करते हैं। किसको? कोल को। सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट्स में कोल को यूज करते हैं और वहां पर इससे हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को। तो कोल क्या होते हैं? कोल आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। किसके बने हुए रहते हैं? ग्रेफाइट के। और ये कौन सा नेचर होता है इसका? एमॉर्फस नेचर होता है। हमने 10th में ही पढ़ा 3 फॉर्म्स होते हैं कार्बन के क्रिस्टलाइन। कौन कौन से होते हैं? एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है फ्लोरीन। उसमें से एक फॉर्म से कार्बन बना हुआ रहता है। किससे? ग्रेफाइट से। कार्बन इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है कोल के अंदर, जिसकी वजह से इसका ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। तो ये तो कह रहे हैं सबके यूजेस हैं। हम लोग जितने ज्यादा इसको यूज करेंगे उतना ही कोल का अमाउंट क्या होता जा रहा है? रिड्यूस होता जा रहा है। कोल का अमाउंट क्या होता जा रहा है? रिड्यूस। और जैसे जैसे कोल का अमाउंट कम हो रहा है, जैसे जैसे कोल का अमाउंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, हमें दूसरे रिसोर्सेज के बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोल जो होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे बनने में, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में हजारों साल लग जाते हैं। जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में कितने साल लग जाते हैं? हजारों साल। ये बनता कैसे है? ये बनता कैसे? तो इसका क्या रीजन है इसके बनने का? इट इज मेड। कैसे बनता है? जब हजारों सालों तक जो प्लांट्स और एनिमल्स मरने के बाद में, प्लांट्स और एनिमल्स जब उनकी डेथ हो जाती है, व्हेन दे आर डाइड, जब उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उनके मरने के बाद में जब इनको हम दफना देते हैं, क्या कर देते हैं? दफना देते हैं। दे आर बरीड। दे आर बरीड। किसके अंदर? सॉइल के अंदर। जैसे ही हम इनको सॉइल के अंदर बरीड कर देते हैं तो सॉइल के अंदर बरी होने के बाद, इनको दफनाने के बाद, या फिर ये नेचुरल कैलामिटीज की वजह से भी क्या होता है? सॉइल के अंदर दफन हो जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग अगर कोई डेथ होती है तो जैसे हमने देखा है हिंदू रिलीजन के अंदर क्या होता है? ह्यूमन बींग्स को जलाया जाता है, मुस्लिम के अंदर इनको दफनाया जाता है। तो इन सब रीजंस की वजह से भी जो डेड एनिमल्स, प्लांट्स या फिर ह्यूमन बींग्स जिनको दफनाया जाता है और वो हजारों सालों तक वहाँ रहते हैं, हजारों सालों तक क्या रहते हैं? वहाँ पर रहते हैं क्रस्ट के अंदर, सरफेस के अंदर। तो उसकी वजह से जब हजारों साल तक वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर प्रेशर और जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई। अर्थ क्रस्ट है, टेम्परेचर ऐसे ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम अर्थ की क्रस्ट नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्लैक कलर के सब्सटेंस में, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोल। कोल 4 तरह का मिलता है। कितने तरह का मिलता है? 4। एक होता है एंथ्रासाइट। एक क्या होता है? एंथ्रासाइट। एक क्या होता है? बिटुमिनस। एक क्या होता है? बिटुमिनस। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पेग्नाइट, लिग्नाइट और पीट। लिग्नाइट और पीट, ये 4 तरह के कोल के फॉर्म होते हैं। सबसे ज्यादा जो कार्बन का कंटेंट होता है वो किसमें होता है?
एंथ्रासाइट में होता है उससे कम वेट में, फिर लिग्नाइट और फिर पीट में सबसे कम होता है। जो हम लोग यूज़ करते हैं विच वी यूज़ एट आवर होम या फिर कभी कभी शादी वगैरह में यूज़ करते हैं, वो कौन सा यूज़ करते हैं, पीट, जिसके अंदर सबसे कम कार्बन का कंटेंट होता है। और एंथ्रासाइट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस करनी है, या फिर जहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, जैसे कोटा थर्मल पावर प्लांट, रावत भाटा के अंदर एक पावर प्लांट है, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कोल को जलाते हैं, कोल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। जैसे ही हम कोल को बर्न करते हैं, जैसे ही हम कोल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम एनर्जी से मिलती है। उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे पानी को गर्म करके। तो ये सब होता है जब हम उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। क्लियर है? फिर अब ये जो कोल है ये बन गया, बट इसको निकालने के लिए माइनिंग की जाती है। क्या की जाती है, माइनिंग क्या होती है, सैटेलाइट से सर्वे किया जाता है। किससे सर्वे किया जाता है, सैटेलाइट से। और सैटेलाइट उन एरियाज को देखती है जहाँ पे क्रस्ट के अंदर बहुत सारा कोल होता है, तो वहाँ पे हम क्या स्टार्ट कर लेते हैं, माइनिंग, और वहाँ से इस कोल को बाहर निकालते रहते हैं। अर्थ के क्रस्ट से क्या निकालते रहते हैं, कोल को बाहर निकालते रहते हैं। और वहीं हमें माइनिंग करते टाइम क्या मिल सकता है, वहाँ पे हमें डायमंड भी मिल सकता है, गोल्ड भी मिल सकता है, क्योंकि डेप्थ क्या हो जाती है, माइंस की बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है। जनरली जो माइंस होती हैं 2-3 किलोमीटर तक नीचे होती हैं। 2-3 किलोमीटर तो क्या इनकी नॉर्मल है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी माइंस हैं, कुछ माइंस आसाम में है, कुछ गुजरात में है। वो वहाँ पे क्या है कि एनर्जी इजीली अवेलेबल हो जाती है जहाँ पे भी ये माइंस होती हैं। ऐसे ही पेट्रोलियम कैसे बनता है, सेम प्रोसेस होता है पेट्रोल के बनने का भी। सेम क्या होता है प्रोसेस, पेट्रोलियम भी कैसे बनता है, जब प्लांट्स और एनिमल्स डेड, प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बीइंग, इनको बहुत ज़्यादा टाइम तक सॉइल के अंदर बरीड कर दिया जाता है। और बरीड करने के बाद में जब वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो जैसे कोल बनता है, कोल क्या होता है, थोड़ा सा सॉलिड होता है। कोल क्या होता है, थोड़ा सा सॉलिड। कोल इज जनरली सॉलिड, बट जो पेट्रोलियम होता है वो सेमी लिक्विड होता है। सेमी लिक्विड मतलब वैसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, जैसे लुब्रिकेंट ऑयल। तो उस तरह से क्या बनता है हमें, पेट्रोलियम भी सेम प्रोसेस में बनता है। पेट्रोलियम क्या होता है, थोड़ा सा सॉलिड होता है। थोड़ा सा क्या होता है, सॉलिड इन द सेंस कि वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, वो सेमी लिक्विड रहता है, उसे हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ये हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, अर्थ क्रस्ट। जैसे कोल मिलता है वैसे ही ये हमें मिलता है। ये भी कैसे बनता है, जब हजारों लाखों सालों तक प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स को बरीड करके रखा जाता है, तो इसको हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। किसको, पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम या फिर इसे क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर का मतलब इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इस क्रूड ऑयल का क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या मतलब है, इसको अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर फिल्टर करना। अलग अलग टेम्परेचर पर क्या करना, फिल्टर करना। और इस क्रूड ऑयल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, वैसलीन, कैरोसिन, लुब्रिकेंट, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रूड ऑयल। इन दोनों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब ये तो क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। ये सब क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब कभी भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं, और इतना टाइम इनको लग रहा है तो हम इनके लिए वेट नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा क्या है, लिमिटेड। बहुत ज़्यादा क्या है, ये लिमिटेड। तो इनको हम बहुत ज़्यादा टाइम हम इनके लिए वेट नहीं करेंगे कि हज़ारों सालों तक हमने पेड़ों को काटा, एनिमल्स को दफनाया, ह्यूमन बीइंग्स को दफनाया और उनको दफनाया रहने दिया। हम क्या करेंगे, इनको प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटेक्ट। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वह हम देखते हैं, नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बच्चों सभी को? ओके, अभी हमने देखा कि कोल और पेट्रोलियम मैन्युफैक्चर कैसे होता है, कैसे इनको निकाला जाता है और कैसे इनसे हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर,
हैं? ये दोनों ही प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था, द सोर्सेस, द रिसोर्सेज विच वी कैन नॉट यूज अगेन एंड अगेन। जिन सोर्सेज को हम बार बार यूज नहीं कर सकते उन सोर्सेज को क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल और पेट्रोलियम दोनों ही क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और इन्हें क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल्स। क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल का मतलब वो फ्यूल जो हमें डेड से मिलता है। जो हमें किससे मिलता है? डेड से। वो सारे फ्यूल्स कौन से होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल है, ये फॉसिल फ्यूल भी है। बट साथ ही साथ में अगर हमने इसको ढंग से यूज नहीं किया, ढंग से यूज करने का मतलब है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की, क्या की हमने? हमारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी की और इसको फ्यूचर के लिए बचाया भी, और इसको फ्यूचर के लिए बचाया भी। अगर हमने ये दोनों वर्क नहीं किए, अगर हमने ये दोनों वर्क नहीं किए तो क्या होगा? आने वाले टाइम के अंदर, वैसे भी पहले कहा जा चुका है कि आने वाले 70 से 80 सालों में ये जो पेट्रोल और कोल है, जितना रिसोर्स हमारे पास है, जितना अमाउंट इसका हमारे पास है, वो क्या हो जाएगा? इट विल गेट डैमेज्ड, डिमिनिश हो जाएगा। डिमिनिश का मतलब इट विल एग्जॉस्ट। ये क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा। और अगर ये एग्जॉस्ट हो गया तो हमें दूसरे रिसोर्सेज के बारे में देखना पड़ेगा। वो रिसोर्सेज क्या होते हैं? दे आर जनरली नॉन कन्वेंशनल। वो कौन से होते हैं? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनसे हमें एनर्जी तो मिल सकती है, जिनसे हमें क्या मिल सकती है? एनर्जी मिल सकती है, बट उतनी नहीं मिल सकती जितनी कोल और पेट्रोल प्रोड्यूस कर सकते हैं। दो रिसोर्सेज आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। क्लियर है? तो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज विच by which we cannot get the energy in a large amount, जिससे हमें एनर्जी लार्ज अमाउंट के अंदर नहीं मिलती। जैसे एयर से हमें कौन सी एनर्जी मिल सकती है? विंड एनर्जी। हमने पढ़ा था विंड एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम विंड। पानी से हमें एनर्जी मिल सकती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर हमने देखा था। सनलाइट से हमें एनर्जी मिल सकती है, सोलर एनर्जी। अब हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि गैसेस से भी हमें एनर्जी मिले। कौन कौन सी गैसेस हम लोग यूज कर रहे हैं? सीएनजी। सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी कौन सी गैस होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे हमें क्या मिल सकती है? एनर्जी मिल सकती है। बट इसी के साथ साथ जो दूसरी गैस होती है वो कौन सी होती है? एलपीजी। एलपीजी को क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये गैस भी हमें कहाँ से मिलती है? दिस गैस इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो अगर हमने इसका जुडिशियस यूज नहीं किया, ढंग से यूज नहीं किया, तो आने वाले टाइम के अंदर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इट विल गेट ओवर। ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इन सबको हमें बचाना भी है और इन फ्यूचर के लिए उनको रखना भी है, ताकि हम हमारे जो फ्यूचर जनरेशंस आएंगे उनको बता सकें कि हाँ, वंस अपॉन अ टाइम वी वर यूजिंग पेट्रोल एंड नाउ यू आर आल्सो यूजिंग पेट्रोल। अदरवाइज व्हाट यू विल से, व्हाट वी विल से कि वी हैव सीन द पेट्रोल, हैव यू सीन? जैसे हमारे पूर्वज हमें बोलते हैं कि हमने डायनासोर्स देखे थे। क्या हमने देखे? नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि डायनासोर्स को मार दिया गया, ह्यूमन बीइंग ने उनको मार दिया, या फिर नेचर से वो अपने आप क्या हो गए? डेथ हो गई उनके अभी भी डेथ इमेज हमें मिलता है। तो इसी तरह चाहते हैं वो ऑप्शन दोनों आपके पास में है, या तो आप एक कहानी सुनाएं या फिर आप अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या बोलेंगे कि हाँ, हमने पेट्रोल यूज़ किया था और आप अभी पेट्रोल को ही यूज़ कर रहे हैं। All it depends on when we maintain a harmony between nature and us. हार्मोनी का मतलब क्या होता है? हार्मोनी का मतलब क्या होता है? टू टेक केयर ऑफ द नेचर। नेचर का हम ध्यान भी रखें और ध्यान रखने के साथ साथ हम उसका उतना ही यूज करें जितना हमारे लिए यूजफुल है। जितना हमारे लिए क्या है? यूजफुल है, उतना ही हम उसका क्या करें? यूज करें। दैट इज नोन एज हार्मनी। तो हमने क्या किया? हमने इसका उल्टा किया। क्या किया हमने? जो भी हार्मनी थी नेचर और एनवायरनमेंट के बीच में या हमारे और एनवायरनमेंट के बीच में, वो हमने पूरी की पूरी क्या कर दी? फिनिश कर दी। ऑल द हार्मनी बिटवीन अस एंड नेचर, हमारे और नेचर के बीच में जो भी हार्मनी थी वो अब रही नहीं है। बट टाइम टू टाइम बहुत सारे
बट टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते रहे, बहुत सारे ऐसे आंदोलन होते गए हैं जिनमें हार्मोनी होती है। कुछ पर्सन्स नेचर लविंग होते हैं, इसको शो किया गया है। जैसे एक हमने पढ़ा और पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से, कौन सा? चिपको मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है? चिपको मूवमेंट। ये मूवमेंट हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस मूवमेंट में हुआ क्या था। चिपको के अलावा जो मूवमेंट चले वो तो एक था एपिको मूवमेंट, ये भी चला। इन दोनों मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमंस वैसे तो क्या है, एनवायरनमेंट के बहुत बड़े दुश्मन हैं, बट फिर भी कुछ टाइम पर कभी कभी ह्यूमंस की अंतरात्मा जागती है और वो कुछ ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जैसे चिपको और एपिको। इन दोनों मूवमेंट्स कहाँ पर हुए और क्या इनके अंदर हुआ, वो अब हम लोग देखते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे हमने हार्मोनी को खराब किया एनवायरनमेंट और हमारे बीच में, बट कुछ मूवमेंट्स में, उनमें से पहला मूवमेंट कौन सा है? चिपको मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है? चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट कहाँ पे हुआ? ये हुआ खेजड़ी विलेज में। कहाँ हुआ? खेजड़ी विलेज में। किसने स्टार्ट किया इसको? क्या नाम था लेडी का? अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम था? अमृता देवी बिश्नोई। इन्होंने क्या किया? अपनी लाइफ का सैक्रिफिकेशन दे दिया। अपनी लाइफ को क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया और अपने साथ अराउंड 363 पीपल ने इनके साथ अपनी लाइफ को क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया। क्यों? ट्रीज को बचाने के लिए। क्या? ट्रीज को सेव करने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ का क्या दे दिया? सैक्रिफाइस दे दिया। तो अब इसको लिखना कैसे आपको? व्हाट वाज चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन खेजड़ी विलेज। हु स्टार्टेड इट? It was started by Amrita Devi Bishnoi. Why she has done this? She has done for saving the trees, and along with her, around 363 persons, including her daughters, her children, sacrificed their lives. This was a short form of चिपको मूवमेंट. इस तरह से आपको शॉर्ट में अगर पूछा जाए चिपको मूवमेंट क्या था, तो ये था। अब इसकी कहानी क्या थी? What was the story? स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि एक महाराजा थे जोधपुर के क्या थे? महाराजा जोधपुर। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने सोल्जर्स को क्या दिया? ऑर्डर दिया। क्या दिया सोल्जर्स को? ऑर्डर। क्या ऑर्डर दिया? कि जाइए और ट्रीज को कट करके लाइए। किस लिए? क्योंकि मेरे को मेरा महल बनाना है। I want to make my palace. क्या बनाना है इनको? पैलेस बनाना है। तो क्या हुआ? ये जो सोल्जर्स थे, they soldiers went. Where they went? They went खेजड़ी विलेज। Where they went? खेजड़ी विलेज and start cutting the trees. इन्होंने क्या किया? ट्रीज को कटना स्टार्ट कर दिया। कौन से ट्रीज को? खेजड़ी ट्रीज को। जैसे ही अमृता देवी को ये बात पता चली, कुछ सोल्जर्स ट्रीज को काटने आए हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ विद अमृता देवी विद चिल्ड्रंस वेंट टू द सोल्जर्स। वो सोल्जर्स के पास गई और उन्हें कहा कि आप ट्रीज को मत काटिए। बट क्या हुआ? सोल्जर्स ने इनकी नहीं मानी, तो अमृता देवी और उनके तीनों बच्चे ट्रीज को हग कर लिया। ट्रीज को क्या लगा लिया? गले लगा लिया। तो अगर ट्रीज कटेंगे तो हमें भी काटेंगे। बट सोल्जर्स ने क्या किया? इनको ट्रीज के साथ ही काट दिया। दे कट देम विद द ट्रीज। ये जो न्यूज थी ये पूरे विलेज के अंदर स्प्रेड हो गई। पूरे विलेज के अंदर क्या हो गई? स्प्रेड। और जैसे ही विलेज के अंदर स्प्रेड हुई तो और 363 लोग आए और उन्होंने भी ट्रीज को क्या कर लिया? हग कर लिया, गले लगा लिया। तो सोल्जर्स ने उन 363 लोगों को भी काट दिया। तो ये पूरी कहानी थी ट्रीज को बचाने की, जिसकी वजह से कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ? चिपको मूवमेंट। फिर ट्रीज, उसके बाद से ट्रीज की वर्शिप की जाने लगी।
और खेजड़ी को अब क्या कहा जाता है? इट इज सेड टू बी कल्प वृक्ष। क्या बोलते हैं इसको? कल्प वृक्ष। ये जो बिश्नोई कमेटी थी, ये आज भी कमिटेड है ट्रीज को बचाने के लिए। उसके बाद से पहले इसको किसने लीड किया? अमृता देवी बिश्नोई ने। अब इसको कौन लीड कर रहा है? सुंदरलाल बहुगुणा। ये आज भी वहां पर ट्रीज को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इन सब की एक्टिविटीज हुई यहाँ पर। ऐसे ही एक मूवमेंट हुआ कनाडा में, जिसका नाम केरल में, क्या नाम था उसका? एपिको का मतलब होता है टू स्टक। स्टक का मतलब होता है चिपकना। चिपकना। जैसा मूवमेंट यहाँ पे हुआ चिपको, वैसे ही एपिको मूवमेंट वहाँ पे हुआ। वहाँ पे लोग क्या करते हैं? ट्रीज के जाके चिपक गए। तो वहाँ पे भी वो ट्रीज को सेव करने के लिए ह्यूमन बींग्स कोशिश करते रहे। बट फिर बाद में गवर्नमेंट जागी। कौन जागा? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने क्या किया? उन एरियाज में ट्रीज कटिंग को बैन कर दिया जहाँ की हाइट सी लेवल से 1000 मीटर से कम है। 1000 मीटर से कम अगर हाइट है सी लेवल की, तो वहाँ पे ट्रीज को काटना क्या कर दिया? बैन कर दिया टोटली। उसके बाद से ऐसे मूवमेंट चलते रहते हैं। कल्प इसे कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम भी है, वो आपको बायो के अंदर मिल जाएगा जब आप बायोडायवर्सिटी चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये सब हुआ। और अब इन्हीं सभी मूवमेंट्स का एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप लोग भी ट्रीज को बचा सकते हैं। जब एक छोटी सी कम्युनिटी, जैसे यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी थी? बिश्नोई कमेटी, इतनी डेडिकेटेड हो सकती है ट्रीज को बचाने के लिए, तो आप लोग क्यों डेडिकेटेड नहीं हो सकते? ये हमें समझाया जाता है और आज भी इनके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। ऑलरेडी स्टार्टेड, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1713 में। और इंडियन गवर्नमेंट ने अराउंड 1982 के अंदर क्या कर दिया? फॉरेस्ट को काटना बंद कीजिए, ट्रीज को काटना बंद कीजिए। जहाँ पर उनकी हाइट, जो सरफेस की हाइट है वो 1000 मीटर से क्या है? कम है। वहाँ पे टोटली इन्होंने क्या कर दिया? इनको बैन कर दिया। टोटली क्या कर दिया? बैन। All these things were done by the government, and till now we are also dedicated to protect trees and plant them more and more. अब आजकल हम लोग देखते रहते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स एक्टिव हैं जो क्या करते रहते हैं? ट्रीज को प्लांट करते रहते हैं और उनके प्रोटेक्शन के बारे में हमें समझाते रहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। हमारा सिलेबस क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। और सिलेबस इज नाउ कंप्लीटेड, ऑल द चैप्टर्स वी हैव स्टडीड। बट फिर भी किसी को कोई डाउट हो, दे मे कम टू स्कूल इन देयर डाउट क्लासेस। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आवर रिवीजन। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हमारा रिवीजन। कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो वो लोग आके डिस्कस कर सकते हैं। वी आर हियर इन स्कूल फॉर यू ऑनली। इज दैट क्लियर? ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बट आपको इसे अपने क्वेश्चन आंसर खुद से करने हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।